पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सब एक पेज पे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है कि 19 नवंबर तक जनरल फैज़ साहब ही DG ISI होंगे और 20 नवंबर को नदीम अंजम साहब जो है वो चार्ज लेंगे। हमने जो TLP के साथ बात की थी उसमें सारी बातों पर रजामंदी है और सवाए एक फ्रांस एम्बेसी के मसले पर उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो आज रास्ते खोल देंगे। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। 8 बजे मैं फिर रात उनसे राब्ता करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से मुलाकात में आज बड़े फैसले हुए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के अलावा तमाम मुतालबात मान लेने का फैसला हुआ है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की DG ISI तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। ओहदे का चार्ज 20 नवंबर से संभालेंगे। क्या फिर से सब एक पेज पर हैं? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सर, वज़ीर आज़म ने बिलाखिर वही किया जिसका ऐलान पहले हो चुका था, फिर इस ताख़ीर से मामले को उलझाने की वजह समझ आती है? सर नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई चीज़ समझ नहीं आती। जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स जो पोस्ट होते हैं ऐसी अपॉइंटमेंट में, पाकिस्तान में एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में CIA का एक स्टेशन चीफ होता है और उसका ये नाम एक दफ़ा लीक हो गया था, प्रेस में आ गया था या वैसे आ गया था किसी एक्टिविटीज़ से, तो उसको फ़ौरन यहाँ से पोस्ट आउट कर दिया गया था। और ऐसे लोगों का नाम जो इतनी हाई अपॉइंटमेंट्स पे होते हैं और जो ख़ास तौर पे जब वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी के अदारों से रिलेटेड हो, तो उसको इस तरह एडवर्टाइज नहीं किया जाता जिस तरह पाकिस्तान में। मुझे हमदर्दी है जनरल नवीद अंजुम से, बड़े कैरियर ऑफिसर हैं, बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, बहुत डिलीवरिंग किस्म के ऑफिसर हैं, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि एक ऐसे इशू को जो डिस्क्रीटली डिसाइड हो सकता था, जो नॉन इशू था, जिससे पहले 70 साल से जो लोग पाकिस्तान जब से बना और पोस्टिंग होती रही हैं, तो पहले जो लोग रहे हैं जिनकी पोस्टिंग हुई वो कोई अकल से खाली तो नहीं थे, वो भी किसी प्रोसीजर को फॉलो करके पोस्टिंग्स लाया करते थे और इस तरह चीज़ें चलती थी। इस तरह जब आपकी इंटेलिजेंस के अदारों के सरबराहान इस तरह दुनिया में उनका डंका बज जाए, तो पहली बात तो मैं समझता हूँ फिर उस ऑफिसर को पोस्ट ही नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। जब आप इस तरह अदारे को कॉम्प्रोमाइज करें, एक शख्स को कॉम्प्रोमाइज करें, नाम लिया जा रहा है, कुछ ऐसे लोग जिनकी फौज के बारे में जीरो नॉलेज नहीं है, वो लोग ऐसे इमैच्योर लोग जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए ये तमाम की तमाम इस पोस्टिंग्स के ऊपर अपनी जो है तबसरे करें सर जी, तबसरे कर रहे हैं और वो लोग फौज के बारे में जानते भी नहीं है। दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द आर्मी एंड, लेकिन वो अपनी प्रोपेगेंडे के लिए, तो ये एक दुख का मुकाम है मेरी नजर में। ये पोस्टिंग को जिस तरह हुई है ये कोई खुशी की बात नहीं है। और उसके साथ साथ पोस्टिंग के अंदर ये जो नोटिफिकेशन के अंदर जिस तरह ये नोटिफिकेशन किया गया है, ये भी आई डोंट नो, मुझे तो इसके अंदर बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट क्या साबित करने की कोशिश कर रही है इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज डाल के जिनकी जरूरत नहीं थी, जो पब्लिक की नॉलेज में नहीं आने। इंटरव्यू वाली बात सर वज़ीर आज़म हाउस से जो प्रेस रिलीज, देखिए मैं आपको किरण बताऊं, एक सिंपल सा नोटिफिकेशन बनता था कि अगर आपने करना था कि जी नवीद अंजुम has been posted in place of General Fayez and General Fayez will continue till this date, और प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नेचुरली प्राइम मिनिस्टर हेड है, ISI उनको जवाब दे है, तो उनकी अप्रूवल होगी तो पोस्टिंग होगी। वो अप्रूवल रिटर्न भी हो सकती है, वो अप्रूवल वर्बल भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर गैर जरूरी किस्म के सेंटेंसेस डालना, I don't know क्या what government is trying to prove। सर एग्जैक्टली मैं यही बात करना चाह रही थी सर। वज़ीर आज़म हाउस से जो प्रेस रिलीज में बताया गया है कि वज़ारत दिफा से जिन अफसरान के नाम आए थे उनके इंटरव्यू करके वज़ीर आज़म ने नदीम अहमद अंजुम साहब को फाइनल किया, तो सिर्फ ये मसला इतना ही था कि इंटरव्यू नहीं हुए थे पहले? नहीं, ये यूज ऑफ अथॉरिटी का सारा इशू मुझे नजर आ रहा है कि जी वो जो उसमें, और जो आप अगर इस नोटिफिकेशन की ज़बान भी देखिए कि जी, और जिस तरह अलामिया आ रहे हैं कि जी ऑफिसर्स को इंटरव्यू किया गया, समरी नंबर 6, कहीं ये ऐसा लिखा होता है कि समरी नंबर 6 के मुझे कोई नोटिफिकेशन लिखा के दिखा दें। चीफ सेक्रेटरी की जो अप्रूवल होती है या चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन होता है, उसमें आपने लिखा देखा है
कि अब 10 अफसरों को इंटरव्यू किया गया, उनके चीफ सेक्रेटरी सिलेक्ट किया गया। मैंने तो जितने नोटिफिकेशन पढ़े तो सिंपल लिखा होता है कि मिस्टर सच एंड सच इज पोस्टेड एज चीफ सेक्रेटरी पंजाब या चीफ सेक्रेटरी। आप मुझे कोई नोटिफिकेशन दिखा देना। आखिर इसमें व्हाट डज गवर्नमेंट वांट टू प्रूव, मैं वो चीज तलाश कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सेंटेंस यूज करके गवर्नमेंट क्या कन्वे करना चाहती है हमको या लोगों को। सर ये जो सेंटेंसेस की आप बात कर रहे हैं सर, ये सेंटेंसेस प्रेस रिलीज में है सर, प्रेस रिलीज में है ये। अच्छा अब सर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि सब एक पेज पर हैं। गजनफर साहब आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, जब आप एक इशू को नॉन इशू बना दें तो कहने से चीजें कवर अप नहीं होती हैं। जो एक्शंस होते हैं दे स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आपने जो कुछ किया वो ये साफ जाहिर करता है कि यू आर नॉट ऑन वन पेज। अब आज तक मैंने नहीं सुना था कि शेख रशीद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डीजी आईएसआई के फहद चौधरी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यार दुनिया में कहाँ ऐसा होता है? मुझे कोई एक मुल्क निकाल के दिखा देना कहाँ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती देखी है आपने? यूएई में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती देखी है? अमेरिका में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती देखी है? अमेरिका का एक सिस्टम है कि वहां पे एक शख्स को अपॉइंट किया जाता है, वो कांग्रेस कमेटी के मेंबर होते हैं, सेनेटर उधर चले जाते हैं तो जाके इंटरव्यू देते हैं, अपना प्लान बनाते हैं, लेकिन उनके जो नॉमिनेटेड होते हैं वो जाते हैं। यहाँ पे लिखना कि एक पैनल ऑफ ऑफिसर, समरी नंबर 6, सीरियल नंबर 6, मुझे नहीं पता। मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाट डू द गवर्नमेंट वांट्स टू कन्वे टू द पीपल। और अगर वो कुछ कन्वे करना चाहती है तो इट इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, इट्स नॉट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव। मुझे तो इससे सिर्फ ये लगा कि आप कोई अपनी अथॉरिटी है जो शो करना चाहते हैं, तो अथॉरिटी तो वैसे भी जो प्राइम मिनिस्टर के पास है, he is by constitution the prime minister of Pakistan and people accept it and everybody has to accept it and he is influential as the prime minister of Pakistan. बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम मौजूद थे आजम नज़ीर तारड़ साहब भी साथ मौजूद है, मेरे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। सर खुशामदीद आपको कहूँगी। फाइनली सर वो मामला नोटिफिकेशन आ गया है सर, 20 दिन के बाद बिलाकर ये नोटिफिकेशन आ गया है सर, रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पर आजम साहब। देखिए जी, यही वो चीजें हैं ना जो हम कहते हैं कि हुकूमत अगर स्मूथली चीजों को करे और जो एक रवाज है उसके मुताबिक करे तो शायद चीजें इस तरह से ना हो। ये अपने लिए खुद मामलात बनाते हैं, फिर ये यू टर्न्स लेते हैं, उसको टोटल टॉपसी टर्वी कर देते हैं। फौज एक इंडिपेंडेंट इदारा है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और वो हो जाती है। जो आईएसआई चीफ है वो एक फॉर्मेलिटी है और हमेशा से आईएसआई चीफ की तकर्री जो है वो आर्मी चीफ की मुशावरत से, क्योंकि वो उनकी डायरेक्ट कमान में होते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, अफगानिस्तान के हवाले से हम एक बारूद के ढेर के करीब बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, चीज़ें स्मूथली हों। तो इन हालात में जबकि हम एक ट्रांजिशनल फेज में हम चाहे हैं हमारे, और वहाँ पे अभी तक समझ नहीं आ रही कि कल कैसा होना है, ऐसे में अस्करी अदारों की रिकमेंडेशंस को इग्नोर करके कुछ और इम्पोज करने की कोशिश करना जो है वो मेरे ख्याल में वो किसी तरह से भी उसे आप एक अच्छा फेयर डिसीजन नहीं कह सकते। और अब अल्टीमेटली अगर मैं कहता हूं कि अगर उन्हें ख्याल आ गया ये सारा कुछ तमाशा बनाने के बाद, तो मैं समझता हूं अभी भी भले वाली बात है। सही। अच्छा सर, एक और भी आम मामला, यकीनन शेख साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा देखा होगा आपने या बात सुनी होगी उनकी। सर वो कह रहे हैं टीएलपी को धरना खत्म करने की दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन फ्रांसीसी सफीर के मुतालबे के सिवा दीगर मुतालबात को मानने का कहा है। आपको लगता है सर ये मामला आज रात तक सेटल हो जाएगा आजम साहब? देखिए जी, मैं तो वैसे ही समझता हूँ कि अल्लाह ताला इन मामलात से इस मुल्क को महफूज रखे और हमारा मुल्क है इसमें अमन अमान जो है वो कायम रहे। लेकिन एट द सेम टाइम वो सब तब कायम रहता है जब रियासत की कोई रिट रह जाए, जब गवर्नमेंट की रिट मौजूद हो। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इस मुल्क को गवर्न किया गया और जिन ताकतों ने उसमें रोल प्ले किया, हमने तो आज से 4-5 साल पहले भी कहा था कि ये बात रुकेगी नहीं कहीं जाके जो लोग इस चीज को हवा दे रहे हैं वो कल को वो एक शेर है कि मैं आज जद में अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। इस तरह के मामलात जब शुरू किए जाते हैं तो फिर वो आपको खुद भी भुगतना पड़ते हैं और आज एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पे।
जी जी मैं सर, तो खुद अभी अपनी भी प्रेस ये कॉन्फ्रेंस में कहूंगा 6 कि धरने गिनवा रहे थे सर। सर मुझे बताइए कि ना मुकदमात खत्म हुए हैं, ना ही साद रिजवी की नजरबंदी खत्म करने का कोई ऐलान किया है। फ्रांसीसी सफीर पर तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया ना कि अब हुकूमत असल में टीएलपी को ऑफर कर क्या रही है सर। मैं तो देखिए बीबी इस बात के खिलाफ था कि इतना बड़ा डिसीजन जो है वो पार्लियामान को इन्वॉल्व किए बगैर इस तरह का वादा कर देना कि एक मुल्क है फ्रांस है, वो यूरोपियन कम्युनिटी का हिस्सा है, यूरोपियन कम्युनिटी के साथ आपके हजार किस्म की बिजनेस टाइज हैं। वो ऐसा कह रहे हैं ऑपोजिशन इस पर बात ही नहीं करेगी तो पार्लियामेंट में कैसे लेकर आए सर, इसलिए नहीं लेकर आए पार्लियामेंट। नहीं क्यों ना लेके आए जी, ऑपोजिशन क्यों बात ना करेगी। इन्होंने तो वो खुफिया मुआहदे में उसका जिक्र किया हुआ है। 4 बंदे गए वहां पे लोगों से मुज़ाकरात करने के लिए और ये बात लिख के उन्हें दे आए, तो आप उसको भुगत रहे हैं ना। इसी वजह से यही मामलात अगर काबीना में और फिर पार्लियामान में लाए जाए और वहां पे इस पे डिबेट करवाई जाए तो क्या ही बेहतर हो। वो बात भी उन्होंने बाद में की, आज तक वो भी नहीं हुई। तो मैं नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात पायदार हल हैं। गवर्नमेंट को जब तक क्लैरिटी के साथ सामने आना पड़ेगा, या वो उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये जो दरमियान में हर दफा झूठ बोल के उनको घर भेज देना तसल्लियां दे के और फिर 2 महीने के बाद यही सूरत हाल होगी और फिर अवाम फार होगी, अवाम फिर सड़कों पे होगी, रास्ते बंद होंगे, मरीज एम्बुलेंसों में जो है वो बेचारे सिसक रहे होंगे। दिस इज नॉट द गवर्नमेंट, दिस इज नो रेट ऑफ गवर्नमेंट। सही सर, शेख साहब अपनी मजबूरियां बता रहे हैं कि जो उनका जो अवली मुतालबा है वो नहीं मान सकते, बाकी सारे मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। आजम साहब आप मेरे साथ ही मौजूद हैं सर प्रोग्राम में, एक और भी है बात करनी है, मुझे डिस्कस करना है। पहले मैं नाज़रीन को दिखा देती हूँ, फिर इस पर बात करता हूँ। हमारा कोई सियासी मफाद ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम हुकूमत का साथ दें। हमने हुकूमत का साथ जमहूरियत को बचाने के लिए किया था। अगर हम समझते हैं कि जमहूरियत हमारे इन वोटों के बगैर भी बच सकती है तो हम हुकूमत में रहने को तरजीह नहीं देंगे। इनिशियल फेज पे अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का नाम आया है, उस पे हम इंटेक्ट हैं। बाकी जो हमारा दड़ा है पुलिस अवामी पार्टी का, उनके साथ भी हमने एस्टेब्लिश कर लिए हैं। अभी हमारी पार्टी का फैसला है कि भाई आपने अपोजिशन में है और अपोजिशन का साथ देना है। तो पाकिस्तान की सियासत में नाज़रीन क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? क्या आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ है? पीपल्स पार्टी भी फिर से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें कर रही है। नून लीग समेत MQM और काफ लीग की हिमायत का दावा भी कर रहे हैं और किसी को मुलाकातों की इजाज़त न देने वाले मियाँ साहब खुद चुपके खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों से ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है जिस पर नून लीग भी ना इकरार कर पा रही है ना इनकार कर पा रही है। पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, सबके राब्ते हैं नवाज शरीफ से और इन दिनों में ज़्यादा तेज़ हैं। खुफिया मुलाकातों की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून किसी डील का, किसी सौदे का, किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेगी। हालात नाज़रीन यहाँ तक आ गए हैं कि नून लीग ने इदारों की इज्जत की बातें शुरू कर दी हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं पाक फौज के इदारों के सरबराहों के खिलाफ नारे कौमी मफाद के खिलाफ हैं। PDM के जलसे में नारे लगाने वालों का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, हालात को स्नैच पे लाया कौन है सर? किसने वो नाम ले लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जलसों में बातें की? क्या मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है सर? आजम नज़ीर तारड़ साहब इस पर सर बेहतर जवाब दे सकेंगे। सर सबसे पहले तो मुझे ये मुलाकातों के बारे में बता दीजिए ना, ये लंदन में मियाँ साहब से मुलाकातें हो रही हैं सर, क्या होने जा रहा है? देखिए आपने मुझे आधा घंटा पहले हुक्म आया है आपके प्रोड्यूसर साहब का कि आपको लेना है जी प्रोग्राम में। सर शुक्रगुजार हूँ उस पे बात। दूसरी बात आपको बताऊं, मैं बतौर वकील हमेशा पार्टी के जो लीगल इश्यूज हैं उन पे बहुत अच्छा जवाब देता हूं, लेकिन क्योंकि मैं पार्टी का डेजिग्नेटेड तर्जुमान नहीं हूं और ना ही मैंने इस बात की तहकीक की है कि ये मुलाकात हुई या नहीं हुई, मैं गैस वर्क नहीं करूंगा इसमें। कतई मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई ऐसी मुलाकात हुई या नहीं हुई। और रही बात नो कॉन्फिडेंस लाने की, तो वो एक आईनी और जमहूरी तरीका है। मैं नो कॉन्फिडेंस को गैर आईनी इसलिए नहीं कहता कि आईने पाकिस्तान में वो तरीका कर दिया गया और आइन जो चीज प्रोवाइड करता है आप उसे गैर आईनी नहीं कह सकते। सियासत अगर मुतकाजी होगी, हालात अगर मुतकाजी होंगे तो वो एक लॉफुल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है वजीर आजम को हटाने का, उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। वो अलबत्ता सियासी मसलहत के तहत होगा
उसको ये कहना कि ये कोई गैर जमहूरी, गैर रवायती, गैर आईनी, गैर कानूनी है, मैं बतौर कानून के तालिब इल्म को विदन पार्लियामेंट जो चेंज ऑफ पावर है वो एक आईनी तरीका उसे समझता हूँ। सही सर, इस पर जवाब देना चाहें आप तो? सर पीपल्स पार्टी कह रही है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद में नून लीग भी साथ देगी, आप भी अभी इसकी तरफ इशारा करें, MQM और काफ लीग भी। सर क्या पसे पुश्त कुछ तैयारियां की जा रही हैं इस हवाले से? देखिए अब ये गेस वर्क ही है ना, ये आप जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो ISI चीफ की तकर्री के हवाले से हुआ, जिस तरह से इमरान खान साहब चीजों को हैंडल कर रहे हैं, वो चाहे TLP का धरना या जुलूस हो, या वो कमोडिटी की प्राइसेस हों, या वो तेल की कीमतें हों, या वो डॉलर की को रेगुलेट करना हो फाइनेंशियल मींस के साथ, ये सारे इशारे जो इंडिकेटर्स हैं वो तो इस बात के गवाह हैं कि इस वक्त हुकूमत करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा प्रेजेंट रजीम से। क्यों नहीं आ रहा? उनकी नाअहली की वजह से, कि उन्होंने 6 फ्रंट खोल रखे हैं और वो किसी, उनका काम ये है कि वो सिर्फ शुरू करते हैं मामले को, अधूरा छोड़ के वो दूसरे को हाथ डाल रहे हैं, वो आगे से चीजें जो चलाने की कोशिश करते हैं पीछे से चौड़ हो रही हैं। तो इस तरह तो नहीं ना हुकूमत चलती, मुल्क का नुकसान हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि राइटली लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत का बरकरार रहना पाकिस्तान की सलामती के लिए अच्छा नहीं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आजम नज़ीर तारड़ साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। नईम अशरफ भट्ट भी साथ मौजूद हैं, क्योंकि नईम अशरफ भट्ट ये तहलका जो मचाया है ना पाकिस्तान की सियासत में, इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है सर। ये नवाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों की खबर इस वक्त में इंतहाई अहम है, और सवाल ये है कि नवाज शरीफ जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन क्या नाअहली और दीगर मामलात पर भी कोई बातचीत हो रही है? नहीं किरण, बिल्कुल ये सारे ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं, और जो आपने कहा कि नाअहली और दूसरी चीज़ें केसेस हो गए और भी बहुत सारे मामलात हैं, ये बिल्कुल डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब फ़िलहाल इलेक्शन पर ज़्यादा उनका ज़ोर है। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो कह रही है वो तो काफ़ी अरसे से, मेरा ख्याल है 1-1.5 साल हो गया, वो कभी पंजाब में कभी ऊपर वो बातें ऐसी करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अभी तक उसमें सीरियसली कभी बयान तक नहीं दिया अदम एतमाद के हवाले से। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे हालात पहले नहीं थे जो इस वक्त हैं। जी। नून लीग ये समझती है, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ, कि नए इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आए वो 5 साल के लिए हो और उसे अब मैंडेट मिला हो, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हुकूमत चला सकती है और मामलात को ठीक कर सकते हैं। अभी उनका ख्याल है कि जो पहले खराबी हो चुकी है उसको एक तो वो उसका हिस्सा किसी हद तक बन जाएंगे, और फिर कौन आएगा ये मामलात। इसलिए मुस्लिम लीग नून फ़िलहाल उसको ऑफर्स ये हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल वो इसमें ज़्यादा नहीं, ज़्यादा वो अहमियत दे रहे हैं दोबारा नए जल्द इलेक्शन को। लेकिन मामला अभी तक इस पर रुके हुए हैं, तय नहीं। पीपल्स पार्टी जो सिचुएशन बन रही है, नून लीग समझ रही है कि ये उनके फेवर में जा रहे हैं। अच्छा नहीं ये कहिए, ये बलूचिस्तान की सियासत में अचानक बड़ी तब्दीली आई, MQM ने भी हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दिए हैं, पीपल्स पार्टी भी अदम एतमाद की बात कर रही है। क्या मामला सिर्फ नून लीग के साथ नहीं, मुकम्मल तौर पर ये सबसे तय हो रहे हैं क्या? ये बिल्कुल सही बात है कि इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि पहले साल वाले, दूसरे साल वाले वो अब हालात नहीं हैं। अब वाकई ही मामलात हुकूमत के लिए ख़राब हैं। बलूचिस्तान देख लें, और दूसरा वैसे भी जो हालात इस वक्त जो टेंशन है उस हवाले से, इसीलिए मुस्लिम लीग नून या मियाँ साहब जो हैं वो ज़्यादा उन पर फोकस है, उन्हीं से बातचीत हो रही है। बाकी तो पहले ही माने हुए हैं, लेकिन अब देखना है कि ये किस हद तक मियाँ साहब मानते हैं या किस हद तक वो पीछे हटते हैं मियाँ साहब, और दूसरी जानिब आगे आती है। 5 मुलाकातें हो चुकी हैं और वो सिलसिला जारी है, रुका नहीं है, पॉजिटिव चल रहे हैं मुलाकातें। और अब देखें कि कौन किसको मना पाता है, किस हद तक कोई आगे और पीछे आता है। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत के लिए हालात मुश्किल है, मुश्किल नजर आ रहे हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। MQM के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहूँगी आपको फैसल साहब। MQM के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं सर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सहारा देने की ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, महंगाई के खिलाफ भी है, अवाम का साथ देने की बात भी कर रहे हैं। क्या फ़ायदा फैसल साहब इन बातों का, जब हुकूमत के साथ रहना ही आपकी मजबूरी है? सर
नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत के साथ रहना तो कोई मजबूरी नहीं है। अहम बात यह है कि बजाय इसके कि सिर्फ मुखालफत बाराए मुखालफत का रवैया इख्तियार किया जाए, जो इशूज़ हैं उनकी बुनियाद के ऊपर आप हुकूमत को रहते हुए ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बैठते हुए बतलाते रहें कि फ़लाँ जगहों के ऊपर, मिसाल के तौर के ऊपर जो अशियाए खुरनोश हैं, जो अजनास हैं, उनकी कीमतें हैं। हम ये मानते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी मानते हैं कि जो डॉलर की कीमत रुपए की कदर गिर रही है वो मैनेजमेंट का भी इशू है, ठीक ठाक बड़ा, और इसकी वजह से लोग मुतासर हैं। तो वो मैनेजमेंट का मसला है। गंदम स्मगल हो जाना, उसको इंपोर्ट करने के फ़ैसले, उसको एक्सपोर्ट करा देना, ये मैनेजमेंट के मसाइल हैं, शक्कर के मसाइल हैं। इसी तरीके से जो सूबाई हुकूमतें हैं, दालें हो गई, दीगर अजनास हो गई, या गोश्त है, मुर्गी, सब्ज़ी, फल, दूध, अंडा, ये सब सूबाई हुकूमतों के मैकेनिज़्म हैं। जिस सूबे में जिसकी हुकूमत है, हम ये समझते हैं कि वो आवाम को ख़ासकर खाने पीने की अशिया में रिलीफ नहीं दे पा रहे। इन मसाइल का हुकूमत की तवज्जो दिलाते रहना ये कोई आज का काम नहीं है, मुस्तकिल करते रहें और आज भी कर रहे हैं। और ये बहरहाल परेशानी इसलिए ज़्यादा लायक हुई है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इस खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही हैं और हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है। डॉलर की फ़्लाइट शुरू हो गई है अफ़गानिस्तान के मसले के बाद, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा ब्रंट है वो आम आदमी फेस कर रहा है। तो आप हुकूमत से ही तो कहेंगे कि आप इन चीज़ों को दुरुस्त करें। ऑब्वियसली फैसल साहब, आप कह रहे हैं महंगाई में इजाफे की जिम्मेदार हुकूमती नाअहली है सर, तो फिर तो अवाम तो आपसे भी सवाल करेंगे ना, उसी हुकूमत का तो आप भी हिस्सा हैं सर। कि देखिए, बिल्कुल हुकूमत का जिस कदर हिस्सा है ये आवाम को भी पता है और ये हुकूमत को भी पता है। पहली बात ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में महंगाई की लहर ये आज नहीं है, शायद 2008 और 9 में भी जब हम हुकूमत के हलीफ थे ज़रदारी साहब की, शायद इससे बदतरीन महंगाई आ गई थी उस वक्त भी, और इसी तरह के सवालात किए जा रहे थे। एक अहम सवाल जो हमारी अपनी सफ़ों में भी है कि मिसाल के तौर के ऊपर क्या किया जाना चाहिए, या हमारे जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दोस्त हैं या कुछ तज्ज़िया निगार हैं वो ये कहते हैं कि जनाब MKM हुकूमत छोड़ के नहीं देती। छोड़ देने से मुराद ये है कि आप हिज़्ब इक़्तिदार की नशिस्तों से उठकर हिज़्ब इख्तिलाफ़ में बैठ जाएँ। अच्छा, फिर क्या सिनारियो बनेगा? सिनारियो नहीं बनेगा कि जो वज़ीर आज़म को कोई कहेगा कि आप एतमाद का वोट लीजिए या तहरीक अदम एतमाद आएगी। उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि एक नया वज़ीर आज़म कोई मुंतखब होगा, तहरीक इंसाफ ही जीतती है या कोई और जमात जीतती है। अब हमें ये भी सोच है हमारी सफ़ों में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी सूरत हाल में जो बेयकीनी पैदा होगी उसके तहत, जैसे अभी आपने देखा ना कि DJSI के नोटिफिकेशन का डिले हुआ और एक अफ़गानिस्तान का, दो ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट तहोबाला हुई कई दिनों तक, आपके यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से डॉलर की फ़्लाइट शुरू हुई, डॉलर चला गया इधर उधर, बड़े मंसूबों पर काम रुक जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसको प्रोब करना ज़रूरी है और जिस पर हम भी सोच रहे हैं, अपनी सफ़ों में भी गुफ्तगू कर रहे हैं और दीगर सियासी जमातों से भी बात कर रहे हैं, हुकूमत से भी कर रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, खुर्शीद शाह साहब की बात यकीनन सुनी होगी आपने, वो कह रहे हैं अगर तहरीक एतमाद लाई जाती है तो काफ लीग, नून लीग, MKM सब साथ देंगे। आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा सर। मेरे इल्म में नहीं खुर्शीद शाह साहब ने ये बात किस बिना के ऊपर कही है। हमसे पीपल्स पार्टी की इस हवाले से कोई बात नहीं है। हमसे मुस्लिम लीग नून की ज़रूर कुछ इब्तदाई गुफ्तगू हुई थी और वो भी इस हवाले से नहीं, बल्कि जो ऐवान में कानून साजी होने जा रही है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल है जिसमें बदकिस्मती के साथ हुकूमत और अपोजिशन की आपस में गुफ्तगू नहीं हो पाती, तो मुस्लिम लीग नून ने हमसे ये ज़रूर कहा था कि आप हुकूमत के हलीफ हैं, हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल, हम आपसे तैयार हैं गुफ्तगू करने के लिए, और जो ऐवान में होने वाली कानून साजी है ताकि वो बेहतर तरीके से हो सके। जो भी कानून आए वो ये ना लगे कि किसी एक जमात को फ़ायदा देने के लिए हो रहा है, बल्कि वाक़तन अगर उसमें मुल्क का और निज़ाम का फ़ायदा है तो उसके लिए बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। सही। अब तो बात क्या हुई है, कोई पेशरफ्त हुई है उसमें, कहाँ तक बात हो सकी है सर? बस ये इब्तदाई राब्ते जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या आप बैठना चाहेंगे। हमारी तरफ से उनको मशवरे के बाद ये जवाब दिया गया कि बिल्कुल हम बैठना चाहेंगे आपके साथ, और हमें बतला दें कि कब हम इन सारे के सारे कवानीन को, आपके इल्म में है कि एक पार्लिमानी कमेटी, बल्कि शायद कौमी असम्बली की एक कमेटी मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से कायम तो की है स्पीकर साहब ने, उसमें तमाम जमातों के लोग हैं। उसके इजलास कितने हुए ये मेरे इल्म में नहीं, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ। एक कहा गया था कि एक पार्लिमानी कमेटी भी बनेगी ग्रेटर, उसमें शायद मैं होऊंगा, उसका भी कोई इजलास नहीं हुआ है। तो इसलिए कम अज़ कम जो अहम जमातें हैं, ख़ासकर जो पार्लिमान में मौजूद हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपस में बैठकर इन कानून साजी के हवाले से जो जिसके
नकात हैं वो एक दूसरे के सामने तो रखें, ताकि जब आप मीटिंग्स में जाएं तो प्रिपेयर्ड जाएं। हुकूमत ने आपको कॉन्फिडेंस में लिया है ऐसे इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए? अब आप तो इत्तेहादी हैं फैसल साहब। मेरे ख्याल में अमीनुल हक साहब ने MKM पाकिस्तान की पॉलिसी काबीना में ये बतला दी थी कि उस मुसव्वदे के हवाले से कि क्या ज़रूरियात हैं उसकी और क्या क्या नकात हैं, हमें इत्माद में नहीं लिया गया था। और ये आपके चैनल पे भी हेडलाइंस में भी चला था कि अमीन भाई ने ये वाली बात काबीना के इजलास में जब वो शरीक थे बतला दी थी। नहीं, हमें नहीं लिया इत्माद में। ये ज़रूर है शिबली फराज साहब तशरीफ़ लाए थे हमारे दफ्तर और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसकी ब्रीफिंग भी दी, उसका डेमो भी करवाया और दैट्स इट। लेकिन जो मुसव्वदा कानून है प्रपोजल वो कम से कम हमारे पास ऑफिशियली तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आया। सर, महंगाई से आप लोग खुश नहीं हैं? 4 साल इस हुकूमत के ऑलमोस्ट मुकम्मल होने जा रहे हैं फैसल साहब, लेकिन आप लोगों के जो आगाज़ से मुतालबात थे वो मुतालबात अभी जूं के तू ही पड़े हुए हैं सर। तो क्या वजह है सर? हुकूमत के बस में नहीं है आपके मुतालबात मानना, या कोई और वजह है? दफातर आपके बंद है, कारकुनान के रिहाई का मामला है, लापता अफराद हैं सर, कोई भी मुतालबात अभी तक माने नहीं गए फैसल साहब? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में कि बहुत सारी चीज़ें हम ये समझते हैं कि जो हुकूमत से हमारे मुतालबात थे शहरी सिंध के हवाले से उनके जिस कदर हल वफाकी हुकूमत के पास मुमकिन है उतनी सूरत से उसमें काम नहीं हुआ। लेकिन बात चीज़ें ऐसी, मिसाल के तौर पे नुक्ता अव्वल था हमारा कि मरदमशुमारी का ऑडिट कराना, और जब ये पता चला 3 साल के बाद कि जनाब ऑडिट मुमकिन नहीं है तो फिर क्या हल है? ऑडिट भी इसीलिए हो रहा था ना कि पिछली मरदमशुमारी की जो खामियां हैं उनकी निशानदही की जा सके। हम तो उससे एक कदम आगे बढ़ गए, हमने ये मुतालबा मंजूर करवा लिया कि एक नई मरदमशुमारी हो। पाकिस्तान में हुआ नहीं है। 1981 के बाद मरदमशुमारी 17 साल बाद 1998 में हुई थी। 1998 के बाद नई मरदमशुमारी 2017 में 19 बरस के बाद हुई थी। लेकिन यहाँ 2017 के बाद अगर 2022 में यानी महज 5 बरसों में होने जा रही है तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुतालबा माना ही नहीं गया, बल्कि जिस कदर हमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा हुआ है। उसके लिए पैसे भी इस बजट में रख दिए गए, तैयारी भी हो गई। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि जो गिनने वाले हैं वो तमाम के तमाम अफराद को गिने जो कि उनका हक बनता है। इसी तरीके से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम का मसला था। आपके इल्म में होना चाहिए कि जब वो कौमी असम्बली में आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की स्टैंडिंग कमेटी में भी, उसके बावजूद वो वहाँ से मंजूर होकर सैनेट में चला गया। सैनेट का क्योंकि सेशन नहीं हुआ बदकिस्मती के साथ, उसको 1.5-2 महीने तक तो वो एक्सपायर हो गया। अब दोबारा हमारी तवक्को यही है कि वो जल्द अज जल्द आने वाले इजलासों में आ जाएगा। सिंध के शहरी इलाकों में जो तरक्याती फंड का था बहुत प्रोजेक्ट्स हुए हैं, K4 भी इनिशिएट हुआ है, सब कुछ हुआ है। हाँ, हमारी सबकी तवक्कुआत असल में होती है बल्दियाती और सूबाई मसाइल जो हैं, जो 18वीं तरमीम के बाद सारे के सारे सिंध हुकूमत के पास हैं। K4 जैसा मंसूबा वफाक किसी और शहर में नहीं बना रहा सिवाय कराची के, क्योंकि सूबाई हुकूमत नहीं कर रही। ग्रीन लाइन जैसा मंसूबा वफाक ने किसी और सूबे में नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके वजीर आला बना के देते हैं, पेशावर में हो या फैसलाबाद में हो या पिंडी में हो। यहाँ के वजीर आला ने क्योंकि बसें नहीं चलाई इसलिए वफाकी हुकूमत लेकर आ रही है। तो कराची तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेस में घिरा हुआ है। इख्तियार वसाइल सारा के सारा सूबाई हुकूमत के पास है। सूबाई हुकूमत ये कहती है कि जब यहाँ आबादियाँ गिराने के लिए तो अलादीन पार्क एक दिन में पहुंच जाती है फौरन, लेकिन जब बसाने का मसला हो तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत की तरफ से भी जो सरफ नज़र किया जा रहा है और वफाकी हुकूमत को भी बहरहाल मजीद तेजी दिखाने की जरूरत है मसाइल के हल के लिए। बसूरत दीगर हमसे ज्यादा उनके MNAs को लोग पूछेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साथ ही मौजूद है मेरे अली हफीज की तरफ मैं बढ़ूंगी और फिर उसके बाद आपका रिएक्शन इस पर लूंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है क्या? कराची की सियासत में भी कोई तब्दीली की कोशिश शुरू हो गई है? अब सन के साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद ने सियासी मुलाकातों का और राब्तों का आगाज़ किया है। इस पर फारूक सत्तार क्या कहते हैं, ज़रा उनकी बात सुनिए, फिर फैसल साहब से इस पर रिएक्शन लेंगे। ये 3 डॉक्टर वो डॉक्टर हैं या वैसे डॉक्टर हैं जिनकी ओवरऑल साख या क्रेडिबिलिटी बेहतर है दूसरों से, जो हमारे और हम असर है ना, जो हमारे साथ के और लोग हैं उसी सीनियर लीडरशिप लेवल में मेरा बैठना ज़रूरी है। डॉक्टर इशरतुल इबाद के लिए तो मेरा ये कहना है कि उसूलन तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने खामोशी का कुफल तोड़ा और वापसी का इरादा कर रहे हैं तो आना चाहिए उन्हें। उनका भी एक चेहरा ऐसा है जो क्रेडिबल है, एक्सेप्टेबल है। मैं बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने भी की होंगी अपने दौर में, हम सब ने कहीं ना कहीं की होंगी, लेकिन गलती गुंजाइश निश्ता, अब शायद गलती की गुंजाइश नहीं है। आखिरी 10 ओवर है, मैच बचाना है, इस मैच को जीतना है और अगले मैचों के लिए नई टीम तैयार करनी, ये 10 ओवर में काम करना है। ये सब फैसला कर लें, सोच लें। गलतियों का एक सांप भी हमने पाला था,
वो उसने 2013 में फिर हमें डस लिया। 2008 में तो सीढ़ी ने काम दिखाया, लेकिन 2013 में सांप ने काम दिखाया। तो वो सारी गलतियाँ, खामियाँ, जो गलत पॉलिसियाँ हो गई, उनको नहीं दोहराना, अपने बच्चों को यही तो समझाना है। समा टीवी के रिपोर्टर अली हफीज़ वो भी साथ मौजूद हैं। अली, मैं चाह रही हूँ ज़रा पहले इस खबर की तफसील पे आपसे ले लूँ। पहले मुझे कहिए, इशरतुल इबाद को पहले भी कहा जाता रहा है कि वो बिखरी हुई MQM को संभालेंगे क्योंकि उनके ताकतवर हलकों में अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन MQM का जो ये मौजूदा सेटअप है ये इन्हें मानने को तैयार नहीं था। अब क्या हो रहा है? क्या वापसी की तैयारी वगैरह हो रही है? देखिए, 2002 से इशरतुल इबाद गवर्नर सिंध के ओहदे पे थे, 2016 तक रहे, और जब 2016 से वो फारिग हुए तो उसके बाद वो दुबई जाकर जो है वो बैठ गए, दुबई के अंदर मौजूद हैं। अभी 1-1.5 माह से जो है काफ़ी शोर किया जा रहा है कि इशरतुल इबाद जो है कराची के सियासी मंजरनामे पे दोबारा दिखाई देंगे, वो सियासी एक्टिविटी करेंगे। इस सिलसिले में डॉक्टर फारूक सत्तार ने तो तस्दीक की है कि उनका इशरतुल इबाद खान से जो है वो रब्ता हुआ है, और काफ़ी लोग हैं जिसमें माजी में MQM में रहे, उसके बाद PSP में रहे, जिसमें डॉक्टर सगीर अहमद हैं, वसीम आफ्ताब हैं, सलीम ताजिक हैं, सैफ यार खान हैं, और दीगर अगर आप बात कर लें कि रज़ा हारून और अनीस एडुकेट भी जो है डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से राब्ते में है। अगर देखा जाए तो जो MQM के जो सियासी ख़ास तौर पे जो फ़ाल रहनुमा है जो आखिर तक MQM में 2013 तक काफ़ी फ़ाल नज़र आए, जो गवर्नर हाउस जाते थे उसमें इशरतुल इबाद की टीम जिसको कह सकते थे, जो कहा जाता था, जिसमें आदिल सिद्दीकी हैं, वसीम अख्तर हैं, बाबर गौरी हैं, और ये लोग क्या इशरतुल इबाद का कराची आने के बाद किस तरह जो है, आदिल सिद्दीकी तो इंतकाल फरमा गए, जो वसीम अख्तर हैं और बाबर गौरी हैं वो उनसे ऑन बोर्ड रहेंगे, वो क्या किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा कहा ही जा रहा है कि नदीम नुसरत हैं जो वॉइस ऑफ कराची के, उनसे भी इशरतुल इबाद का रब्ता हुआ है। शकील उमर है जो बिरोने मुल्क हैं, वो भी इशरतुल इबाद के रब्ते में है। अब देखना ये है, क्योंकि देखें MQM के 2002 से 16 तक वो गवर्नर हाउस में रहे, MQM के मरकज़ 90 पे उनका कोई किरदार नहीं था, वो मैनेज करते थे इस्टेब्लिशमेंट को और MQM UK को। अब कुछ ये भी कहा जा रहा है कि MQM UK के कुछ लोग हैं वो भी इशरतुल इबाद के रब्ते में हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद जो महाजिर वोट बैंक था, जो MQM के हल्के थे, वहाँ PTI जो है उसने कामयाबी हासिल की। तो मुख्तलिफ अदवार में ये बात होती है कि MQM के जो फैक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो एक हो जाएं ताकि कराची में महाजिर वोट बैंक जो है वो एक हो। तो ये तासुर दिया जा रहा है कि इशरतुल इबाद आएंगे तो वो तमाम लोग बैठेंगे, लेकिन जो हमारे जिम्मेदार और जो बाखबर रहने वाले हल्के हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इशरतुल इबाद की वापसी के हवाले से कोई ऐसी बात जो है वो तस्दीक नहीं हो रही। खुद इशरतुल इबाद से हमने रब्ता किया तो उन्होंने कोई अपनी कराची वापसी के हवाले से किसी भी तस्दीक की जो है वो अभी तक तस्दीक नहीं की, ना तरदीद की। अगर हम बात कर लें MQM भादराबाद का, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने माजी में भी देखा है कि वसीम आफ्ताब हो, डॉक्टर सगीर अहमद हो, दीगर हो, उनका कहना है जो पार्टी डिसिप्लिन है, पहले MQM की राब्ता कमेटी फैसला करेगी और किस तरह उनको लेना है, क्या नहीं लेना, वो है। अब इशरतुल इबाद अगर आ जाएंगे तो क्या वो MQM भादराबाद जो है हेड ऑफिस वहाँ जाएंगे, फाउस्टार से राब्ता करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। ये बड़ा अहम सवाल होगा। आपकी बात का लुब्बे लुबाब यानी आप कह रहे हैं कि MQM लंदन, MQM पाकिस्तान, फारूक सत्तार, PSP सबसे राब्ते हो रहे हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका। बड़ा अहम सवाल उठा रहे हैं कि इशरतुल इबाद साहब कराची आ जाते हैं तो वो जाएंगे किसके दफ्तर में? राब्ते हो रहे हैं वैसे MQM से सर? नहीं जी, मेरे इल्म में नहीं है कि उनके कोई राब्ते हों। यकीनन ईद बकरीद उनका मैसेज आता है मुझ समेत और भी कई सैकड़ों हज़ारों लोगों को, और मेरे ख़्याल में हमारी जो लीडरशिप है उनसे भी उनका गाहे बगाहे गुफ्तगू तो होती रही है मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से, लेकिन वो यहाँ आकर कोई अपना सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं, इस तरह की कोई उनसे गुफ्तगू नहीं हुई है। अच्छा, इस वक्त फैसल साहब स्टेटस क्या है सर उनका? MQM के रहनुमा हैं? नहीं, मेरे ख़्याल में MQM के वो कायम मुकाम कन्वीनर थे जब उन्होंने लंदन छोड़ा, और उसके बाद यहाँ आकर वो सिंध के गवर्नर हो गए। यकीनन उसके वक्त वो फिर सियासी कारकुन नहीं रहे, सूबे के गवर्नर थे। 14 बरस के बाद जब वो उस मनसब से हटे तो वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो इसलिए आप उनको टेक्निकली तो MQM को रहनुमा नहीं कहेंगे, लेकिन वो MQM के कायम मुकाम कन्वीनर थे जब वो गवर्नर बने। सही। अब अगर वापस आ जाते हैं सर तो उनके लिए क्या है? उन्हें पार्टी में वेलकम किया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो बड़ा ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जब मेरे यही इल्म में नहीं है कि वो वापस आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने अगर का सिगा इस्तेमाल किया साथ साथ। जी मैं गुजारिश करूं कि वापस आ रहे हैं और हमारी जानिब आ रहे हैं, तो ये भी हमारे इल्म में नहीं। अगर आएंगे हमारी तरफ से तो बड़ी वाज़ेह बात है कि जो भी आना चाहे जहाँ पर भी बैठा हुआ है, और अगर वो जो MQM पाकिस्तान का इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन और डिसिप्लिन है
उसको फॉलो करके चलना चाहता है तो बिस्मिल्लाह, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सेंटर फैसला प्रोग्राम में साथ मौजूद थे मेरे। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन और अब बात करने जा रही हूँ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी अब दिलचस्प मरहले में है ना, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार मुबहिम नज़र आ रहा है। 7 सीटें रखने वाली सूबाई क़यादत PTI का वज़ीर आला लाने की कोशिशों में है। पार्लिमानी कमेटी ने सरदार यार मोहम्मद रिंद को वज़ीर आला नामज़द किया है। 2 रुकनी कमेटी बनी है जिसे अपोजिशन से राबते का टास्क दिया। लेकिन फिर आज वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया, जो पहले ही अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का नाम फाइनल कर चुकी है। सुनिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अच्छा सर, यार मोहम्मद रिंद जो है वो वज़ीर आला कैंडिडेट है, जबकि बाबर मुस्तकिल स्पीकर के लिए। आप ये नहीं समझते कि सर वो देखिए वहाँ पर जो मेजॉरिटी का फैसला होगा और विद इन बाप होगा और वो इंशाल्लाह इलेक्ट होगा। कुद्दूस बज़ंजो को आप सपोर्ट करेंगे सर? कुद्दूस बज़ंजो को अपनी पार्टी के अंदर फैसला करना पड़ेगा। पार्टी की जानिब से सर उनको नामजद किया गया पार्लिमानी कमेटी की जानिब से कल गुज़िश्ता रोज़। तो जो फैसला बाप करेगी पार्लिमानी ग्रुप के अंदर वही फैसला होगा। अब एक ही पार्टी में वफाकी वज़रा कुछ, सूबाई क़यादत कुछ और फैसले कर रही है। इससे पहले मुस्ताफ़ी वज़ीर आला जाम कमाल भी वफाकी वज़रा के बलूचिस्तान में मुदाखलत की बात कर चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया था कि अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखें और वफाकी वज़रा को यहाँ मुदाखलत से रोक कर सूबाई क़यादत को फैसले करने दें। बुशरा रिंद साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि MP हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। भी आपका सबसे पहले तो बुशरा ये कह दीजिएगा, ये वज़ीर आला के लिए अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का नाम सामने आ रहा है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं वो, और स्पीकर के लिए किसका नाम फाइनल किया है पार्टी ने मैडम? देखिए, ये तो अभी हमारा जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है इसका एक अंदरूनी इजलास बुलाया जाएगा जिसमें हम अपने अपने जो है तजावीज़ात देंगे। और ऑब्वियसली फ़िलहाल जो हमारे कंसेंसस बिल्ड हुए वो एक ही नाम पे हुए हैं एंड दैट इज़ कुद्दूस बज़ंजो। स्पीकर के लिए हम लोगों ने जान जमाली साहब का नाम फाइनल किया। बहैसियत स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो की गैर जानिबदारी पर जाम कमाल साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे। नाराज़ अरकान के इजलास उनके घर पर होते रहे, अरकान ने क़याम भी उनके घर पर किया। तो क्या आप नहीं समझते कि वो एक मुतनाज़ वज़ीर आला होंगे? देखें, बलूचिस्तान इज़ टोटली अ डिफरेंट प्रोविंस इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, क्योंकि देखें यहाँ पर जो है कस्टम, वैल्यूज़, कल्चर्स जो है वो हमारे डिफरेंट है। तो हमें जो है रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा एक ऑनर जो है एक दूसरे को देने की ज़रूरत होती है, जो कि मेरा ख्याल है कि मिसिंग था जाम साहब की गवर्नमेंट में, जाम साहब की पर्सनालिटी में, जिसकी वजह से तमाम लोग उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। और मेरा ख्याल है कुद्दूस बज़ंजो में ये क्वालिटीज़ हैं कि वो लोगों को लेकर चलते हैं, साथ बैलेंस करना जानते हैं। और हालात कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से उन्होंने सब ने जो है उनके फार्म हाउस की हिमायत हासिल है अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब को। बिल्कुल मौक़िफ़ खुल के सामने आ गया है PTI का। उन्होंने यही कहा है कि जो हमारी कोलिशन जो है वो बाप पार्टी से और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अक्सरियत जिस तरफ होगी हम उन्हीं के साथ होंगे। तो ऑब्वियसली अक्सरियत हमारे साथ है तो वो हमारे साथ होंगे। और बिल्कुल जो भी देखें, ये एक परमानेंट चीज़ नहीं है, ये कुर्सी किसी एक की नहीं है। कल कोई था, आज कोई है और कल कोई और होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुद्दूस बज़ंजो के लिए किसी के भी दिल में किसी तरह की भी कोई वो है कि वो ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी इज़ सपोर्टिंग कुद्दूस बज़ंजो, और सादिक संजानी साहब भी मेरा ख्याल है उनको लाइक करते हैं। सही। बुशरा रिंद साहिबा साथ आप मौजूद थी। मेरी सरदार बाबर खान भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से। सर, ये दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक तरफ आप लोगों की जानिब से किसी और को मुंतखब किया जा रहा है, जबकि परवेज़ खटक साहब कुछ और बात कर रहे हैं। यार मोहम्मद रिंद उम्मीदवार हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान PTI के लिए, परवेज़ खटक साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वज़ीर आला के को नामज़द कर रहे हैं, उनकी हिमायत करें। सर, क्या हो रहा है ये? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी, यकीनन हमारी पार्टी की तरफ से पार्लिमानी जो हमारा इजलास हुआ उसमें जो है CMशिप के लिए सरदार यार मोहम्मद रिंद का नाम हम लोगों ने तजवीज़ दिया और स्पीकर के लिए मेरे नाम पर तजवीज़ हुआ। आज हमारी पार्टी के जो है इस्लामाबाद से भी क़यादत आ रही है, बाप पार्टी के भी मेरे ख्याल से मेंबर आ रहे हैं। तो कल तक उम्मीद है कि सारे मामला तय पाएंगे इंशाल्लाह।
तो परवेज खटक साहब क्यों कह रहे हैं कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार को हिमायत करेंगे? देखिए, खान साहब ने जैसे हमें पहले हिदायत की थी कि बाप पार्टी के अरकान ज्यादा हैं असम्बली में, आपने उनको सपोर्ट भी करना है और उनके साथ भी रहना है। 3 साल भी इसी तरह हम उनके साथ थे, आगे भी ये हम आज या कल तक फैसला कर लेंगे अपने जो हमारे मरकज में बैठे हुए हैं उनके साथ। जो पार्टी फैसला करेगी इंशाल्लाह उस पर हम पूरे उतरेंगे। अब तो कल तक ऐसा हो सकता है कि आप और यार मोहम्मद रिन साहब का नाम वापस ले लिया जाए? जी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि वापस लिया जाए, ये भी मुमकिन है कि मतलब कि एक पोर्टफोलियो पर हमारे साथ वो जो है तोड़ जोड़, मतलब कि हमारी बातें अभी तक चल रही हैं। अच्छा सर, अब कितने लोगों की हिमायत हासिल है? 7 नशिस्तें हैं आपके पास, नंबर कैसे पूरा करेंगे? देखिए, माजी में भी इस तरह हुआ कि 4 नशिस्तों वाले भी जो है सीएम बने, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। चूंकि पार्टी ने ये फैसला कर दिया कि सीएम में शिप में जो है आपने हिमायत करनी है बाप पार्टी की, तो हम मरकज के फैसले से तो जा सकते नहीं है। स्पीकरशिप पर अभी हमारी बात चल रही है, जो हमारी पार्टी और बाप पार्टी मिलकर फैसला करती है, पार्टी के फैसले पर हम जो है रहेंगे इंशाल्लाह। सही, तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी मुमकिन आता है, कल नाम वापस भी लिए जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जोड़ तोड़ या कोई फॉर्मूला इस तरह का बना लिया जाए कि जिसके बाद, जिसकी आप मिसालें भी दे रहे हैं कि 4 नशिस्तों वाले भी वज़ीर आला बन चुके हैं पहले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सरदार बाबर प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ी हूँ नाज़रीन, और अब मैं बात करने जा रही हूँ उस सेगमेंट की तरफ कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी नज़रें TV स्क्रीन्स पर और मैच देखने में मगन है। सिक्योरिटी खदशात को जवाज़ बनाकर दौरा पाकिस्तान अचानक ख़त्म करने वाली न्यूजीलैंड टीम आज T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबला है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। कीवीज़ की बैटिंग इस वक्त जारी है। मैच तो नाज़रीन हो रहा है शारजा के स्टेडियम में, मैदान में टीम्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। पाकिस्तानी शायकीन न्यूजीलैंड की धोखाधड़ी नहीं भूलें। चेयरमैन PCB पहले ही न्यूजीलैंड कह चुके हैं कि न्यूजीलैंड को जवाब परफॉर्मेंस से दिया जाएगा। और इस वक्त जो नंबर्स चल रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। 2 खिलाड़ी गालिबन पवेलियन इस वक्त लौट चुके हैं, 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, और इस वक्त ऑलमोस्ट 10 ओवर का गेम भी कंप्लीट हो गया है। और हमारे पास स्कोर कितना है, ज़रा स्कोर भी मुझे बता दें ताकि मैं अपने नाज़रीन को साथ साथ स्कोर भी बता दूं। 56 रन का स्कोर इस वक्त बनाया जा चुका है। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान, उनसे आज की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। अब्दुल रहमान पहले मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल रहमान, सेम सिचुएशन, परसों वाली सेम सिचुएशन सर बनी है। टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया, आपके ख्याल में आज का फैसला बेहतरीन है सर? बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि जो पहले मैच में इतनी बड़ी टीम को इतने आसान तरीके से हरा देना और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाना, तो फिर वही मोमेंटम, वही जो चीज़ें आपने पहली गेम में की हैं आगे उसको ही फर्दर अप्लाई करना चाहिए, तो अच्छी चीज़ है। और उसके बाद मैच को फिर एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम ने पकड़ लिया है। 10 ओवर में 56, 3 खिलाड़ी आउट, और इससे अच्छा मैच आप नहीं पकड़ सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अब इनको लास्ट 10 ओवर्स में 60 से 70 रन और बनाने चाहिए, लेकिन 140-50 के अंदर फिर हम एक इतनी बड़ी टीम को पकड़ सकते हैं। और शारजा का जो पिच है वो बड़ा सूटेबल भी होता है बैटिंग के लिए। सेकंड टाइम ड्यू पड़ रही है, बॉल ग्रिप करना मुश्किल है, तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि इसी टीम ने जो पाकिस्तान को छोड़ा था कि हम नहीं खेलना चाहते, आज बहुत अच्छा टाइम है और वर्ल्ड कप है। एक टीम को तो जवाब मिल गया है जिन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, तो सारी उम्र के लिए हमारी पाकिस्तान टीम ने उनको बड़ा अच्छा आंसर दिया है। और उसके बाद एक ये टीम है कि जिसको इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस के बाद आज इंशाल्लाह रात को आंसर देना कि वी आर द बेस्ट। सर अब जज्बाती ऑब्वियसली जो पाकिस्तान टीम ने किया है परसों, उसके बाद तो सारे पाकिस्तानियों का मोराल माशाल्लाह बड़ा आ गया है, लेकिन इस चीज़ से ज़रा हटकर अगर हम ऑन ग्राउंड ऑन पेपर देखें तो वाकई पाकिस्तान टीम इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि न्यूजीलैंड जैसी टीम सर इसका मुकाबला कर सकें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 56 रन पे आज हमने दबोच लिया है, आगाज़ तो कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम का पहले दिन से कम्बिनेशन अच्छा बन गया अगेंस्ट इंडिया और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। हमारे पास इस वक्त हर चीज़ मौजूद है, चाहे ओपनिंग पेयर हो, मिडल ऑर्डर्स हो, स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर्स हो, हर चीज़ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के पास और हर बंदा फॉर्म में है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस फॉर्म को ये कैरी करेंगे और वर्ल्ड कप
बड़ा ब्राइट चांस है हमारे पाकिस्तान के पास कि इसको जीत सके इंशाल्लाह। सर हमारी ओपनिंग बेहतरीन है, अब साबित हुआ परसों रिजवान एंड बाबर, लेकिन सर खुदा न खास्ता अगर ये ओपनिंग जोड़ी नहीं चलती तो फिर मिडिल ऑर्डर सर? हाँ, ओपनिंग के अलावा पाकिस्तान, ये नहीं है कि ओपनिंग बैटिंग के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। फ़खर 3 पे खेलता है, 4 पे हफीज़ खेलेगा, 5 पे हमारे पास शुएब मलिक है, उसके पास शदाब है, अमाद वसीम है, हसन अली है, हारिस रऊफ तक हमारे पास बैटिंग है। तो इस चीज़ से हमें बिल्कुल भी नई जेन में लेना चाहिए कि अगर 150-60 होता है तो हमारे पास वो डेप्थ नहीं है, हम केपेबल नहीं है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हम आराम से हर टोटल को चेज़ कर सकते हैं। साइड गेम्स में भी 187 हमने बनाया, लेकिन ये है कि हमारे पास प्लानिंग के लिए भी अच्छे प्लेयर हैं। अगर एक आधी विकेट जल्दी गिर भी जाती है तो हफीज़ और शुएब मलिक जैसे सीनियर प्लेयर्स हमारी टीम में हैं कि जो अपनी इनिंग्स को टीम को आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, कोई तब्दीली आज नहीं की गई है, सेम कॉम्बिनेशन सेम टीम रखी गई है जो इंडिया के सामने गई थी, तो सर टेक्निकली बताइएगा क्या टीम इतनी कंप्लीट है कि आज के मैच के लिए किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बॉलिंग ने तो आउटस्टैंडिंग कर दिया, बैट्समैनों में ओपनर ने आउटस्टैंडिंग कर दिया, तो बाकी किसी भी की बारी भी नहीं आई और ना किसी ने अपना प्ले शो किया है। तो अभी इस तरह किसी को चेंज कर देना ये टीम के लिए भी बेहतर नहीं होता, और टीम जीती भी है और एक अच्छा मैच जीती है अगेंस्ट इंडिया। वर्ल्ड कप का पहला मैच, मुराल हाई हो गया, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ आप एक लेवल पे आ गए हैं। तो इन चीज़ों पे अगर आप छेड़ाछानी करेंगे ना तो फिर टीम सफ़र करती है इस चीज़ से। स्कोर कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको आज का? पाकिस्तान कितना चेस करेगा सर? जैसे अभी सो फार जा रहा है 10 ओवर में 56 फॉर 3, तो मुझे जो लगता है अगले 10 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 8 की एवरेज से 80 रन और बना ले। 70-80 से ज़्यादा अगले 10 ओवर में रन नहीं बनने चाहिए। अगर एक आधी विकेट जल्दी मिल जाती है हमें तो फिर ये इससे भी लेस टोटल पे आउट हो सकते हैं। जो मुझे लगता है 140-50 ये अभी सो फार जो भी मैच चल रहा है, इससे जो मुझे आइडिया हो रहा है कि 140 से 50 के अंदर हम इनको इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप थे। बहुत ज़्यादा होप्स हैं, तमाम लोग ये चाहते हैं कि आज का मुकाबला भी उसी तरह से पाकिस्तान जीत कर आए, जीते जैसे हमने परसों इंडिया को हराया है, और न्यूजीलैंड जिस तरह से सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भागा था उसका भी तो आज सबक सिखाना है। इंशाल्लाह बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के लिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।